Everyone, this is Professor MH और today we will discuss the new topic cost of capital, उसके अंदर retained earnings। तो याद रखना है हमें कि लास्ट टाइम हम लोग ने जितने भी वीडियो में डिस्कशन किया था वो था कॉस्ट ऑफ डेट, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर तीन मेथड था, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ और CAPM मॉडल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, पहली बात, फिर दूसरा उसका क्या कॉस्ट होगा। तो इसका मैं एकदम बेसिक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जैसे आप सैलरी कमा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर, अनऑफिशियल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सैलरी कमाते हो 10,000, वो 10,000 के अंदर आप अपना जो भी खर्चा होता है वो निकाल देते हो 3,000। ठीक है, बहुत कट कर देते हो अपना एक्सपेंस, आपका पर्सनल एक्सपेंस जो भी रहता है वो सबको कट किया और 3,000 रुपये आपने महीना स्पेंड किया, बचा कितना, 7,000। ये 7,000 आप अपने पास ही रखते हो। ठीक है, अपने पास ही रखते हो, इसको खर्चा नहीं करते। सेम वे में कंपनी है, कंपनी ने ये साल 100 करोड़ कमाया। ठीक है, 100 करोड़ में से पूरा 100 करोड़ रख लिया, कुछ भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ पूरा रख लिया, दैट इज व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग। अपने पास अर्निंग अपने पास ही रख लेना, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। अब जो अपना कमाया हुआ पैसा जो कंपनी अपने पास ही रखती है उसका क्या खर्चा होगा, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज कि कैसे इसका मीनिंग और कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, ओके। तो कॉस्ट ऑफ अर्निंग इज सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये ध्यान में रखना है। जो भी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगा वो सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। फिर दूसरा, इट इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहां से इसका मीनिंग स्टार्ट हो गया है। इट इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फोरगोन बाय शेयर होल्डर, मतलब डिविडेंड फॉरगोन किया है शेयर होल्डर ने, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, रादर दे री इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अब देखो इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। अब कंपनी ने कितना कमाया था, 100 करोड़ कमाया था। अभी 100 करोड़ वो अगर डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती, समझो उसमें हम 4-5 जन शेयर होल्डर है, चारों को वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती, तो सबके पास कितना आता, 25-25 करोड़ आता। वो 25 करोड़ रुपया हम लोग लेके कहीं और इन्वेस्ट करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। तो वो 25 करोड़ मिलता तो हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते, वहां से रिटर्न मिलता। लेकिन इन लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, ये प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो इसीलिए बोला गया है इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये एक्चुअल में कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर करते तो अगर डिविडेंड मिलता तो उसका हम कहीं इन्वेस्ट करते तो वहां से जो रिटर्न मिलता तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फोरगोन, तो जितना भी डिविडेंड हम लोग ने छोड़ दिया है शेयर होल्डर ने, क्योंकि उन्होंने अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रख लिया है और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ ही एडजस्टेड विथ टैक्स रेट और फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये कैसा है, जब आपको इनकम मिलता 25 करोड़, बराबर है 25 करोड़ मिलता, आप कहीं ना कहीं पे टैक्स, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते मतलब शेयर्स खरीदते, तो खरीदने का खर्चा जाता, तो दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। आई बात समझ में। फिर वो डिविडेंड मिला तो डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स कटता, तो वो टैक्स रेट। अब आप बोलेंगे सर डिविडेंड तो नॉट टैक्सेबल होता है, लेकिन 10 लाख के ऊपर अगर रहेगा तो टैक्सेबल हो जाता है। तो टैक्स रेट से एडजस्ट कर देने का कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, और फ्लोटेशन कॉस्ट से एडजस्ट कर देने का जो भी आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो एक्चुअल में ये होता नहीं है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोल सकते हो काल्पनिक टाइप में है, अगर ऐसा होता, हम वो पैसे को अपने पास ना रखते हुए डिविडेंड देते, तो डिविडेंड देने के बाद सामने वाला जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्ट करता तो उसको क्या क्या उससे बेनिफिट मिलता, उस चीज़ से इस दर पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर KR, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को स्टैंड्स फॉर R। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेने का,
उसको टैक्स से एडजस्ट करने का और उसको फ्लोटेशन कॉस्ट से। फिर से बता रहा हूँ, टैक्स इसलिए जो डिविडेंड मिला उसके ऊपर टैक्स, फ्लोटेशन कॉस्ट इसलिए क्योंकि वो पैसे से हम लोग कोई और शेयर्स खरीदते तो खरीदने का खर्चा, इश्यू एक्सपेंस, वो सब उससे एडजस्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। तो यहाँ पे T स्टैंड फॉर टैक्स रेट, F स्टैंड फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। आई बात समझ में? तो रिटेन्ड अर्निंग का भी कॉस्ट होता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता, वो टैक्स डिविडेंड के ऊपर से हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते तो वो इन्वेस्टमेंट जब करते तो उसका खर्चा होता। वो दोनों चीज़ को जब आप एडजस्ट करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो आपको रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट मिलेगा। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पे हम लोग को थोड़ा सा ग्रिप मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मिस्टर शाह लिमिटेड अर्न्स 1 करोड़ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने 1 करोड़ कमाया एंड रिटेन्ड 75 लाख आउट ऑफ द 1 करोड़। 1 करोड़ में से अपने पास कितना रख लिया उसने? 75 लाख, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 25 लाख में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। इन द मार्केट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। मार्केट में भाव कितना चल रहा है? 12%। तो वो 75 लाख अगर मिल जाता हम लोग को डिविडेंड के तौर पे तो हम लोग कहीं इन्वेस्ट करके 12% कमा लेते। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। और कॉस्ट ऑफ इश्यू मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? जब अगर आप शेयर्स खरीदते तो कितना परसेंट लगता? 3% आपको फ्लोटेशन कॉस्ट आता। और एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? 25%। तो 25% आपको टैक्स रेट भी भरना पड़ता। तो तीनों रेट दिए हैं, तीनों को एडजस्ट कर दो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आएगा। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ है उसको एब्रीवेटेड कर दो। के ई हमारे पास ऑलरेडी 12% है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है 12%। टैक्स रेट 25% है तो 0.25 कर दो। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे 3% है तो 0.03, 0.3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 3 है ना तो 0.03 होएगा। ठीक है, और देखो नीचे लिखा है मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, दैट इज 0.12। बस ये तीनों अमाउंट को ये और ये अमाउंट को लिख दो फॉर्मूले में। 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.03 तो आएगा 0.12 इंटू 0.75 इंटू 0.97। तीनों को आप कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 0.0873 और 8.73%। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। देखा, ये पैसा अगर अपने पास भी रखते हो उसने इतना खर्चा है, मतलब इतना मार्केट में जाके आप कमा सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिटेन्ड अर्निंग आपने 75 लाख अपने पास रखा है ना, तो उसके ऊपर आप अप्रॉक्सीमेट 9% तक उसके ऊपर कमा सकते हो। तो दिस इज द केस। आई बात समझ में? तो इसको गो थ्रू करिए। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।